लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के मकसद से विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया और उसको लेकर विपक्षी गठबंधन फुल एक्शन में भी है। विपक्षी गठबंधन मायानगरी मुंबई में तीसरी बार जुटा, बैठक की। विपक्षी नेताओं ने कोऑर्डिनेशन कमेटी के नामों का ऐलान किया, लेकिन सवाल फिर वही, संयोजक के नाम पर सहमति कब बनेगी। और सवाल इस वजह से और ज्यादा अहम क्योंकि इसको लेकर नाम का ऐलान नहीं किया गया। कमेटी तो बनी, लेकिन संयोजक कौन होगा स्पष्ट नहीं हो पाया। विपक्षी गठबंधन ने सबसे पहले अपनी ताकत पटना में दिखाई। 23 जून को विपक्षी नेता मिले, तब 16 पार्टियां थी। इसके बाद दूसरी बैठक हुई साउथ में, बेंगलुरु में। विपक्षी नेता मिलते हैं, कारवा बढ़ा, 26 पार्टियों के नेता मिले, इंडिया गठबंधन बनाया गया, नाम का ऐलान किया गया। मुंबई में दलों की संख्या और बढ़ गई, 26 से 28 दल हो गए। नेता मिले, आगे की रणनीति पर चर्चा की गई, समन्वय समिति भी बनाई गई। लेकिन सवाल ये कि 3 मीटिंग में कहां तक पहुंचा इंडिया गठबंधन, संयोजक के नाम का ऐलान क्यों नहीं किया गया। हालांकि इसी बीच मोदी सरकार ने संसद के स्पेशल सेशन को बुलाया है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन के नेता बैकफुट पर दिखे विपक्षी पार्टियों की मीटिंग में। और क्या क्या हुआ, इस पर पूरा विश्लेषण आपको बताते हैं कि किस तरह से 3 दौर की बैठक हुई, 23 जून से लेकर 17-18 जुलाई। और अब आपने देखा कि किस तरह से 31 अगस्त और 1 सितंबर को यहां बैठक हुई। समन्वय समिति का ऐलान किया गया। कुल 14 सदस्य हैं, 13 सदस्यों के नाम का ऐलान हुआ, 1 सदस्य के नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन साथ ही सवाल उठ रहा है कि आखिर संयोजक कौन। और अब देखिए हमारी सहयोगी प्रिया और पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर के बीच ये चर्चा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, क्योंकि आपने भी जिस तरीके से कहा कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि देखिए मैं तो पढ़ता हूँ कि बहुत खटपट की खबरें सामने आ रही, लेकिन हम एकजुट हैं। क्या ये दिखाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि विपक्ष भले ही एकजुट होने का दावा करे, लेकिन बीच बीच में से अंदर खाने से तो खबरें कुछ और ही बताती हैं। हमने देखा कि दिल्ली में तो ये कह दिया गया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो नेता थे वो ये कह रहे थे कि भैया हम तो 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में क्या मैसेज उस तरीके से नहीं जा रहा, और इसको क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है नेताओं की तरफ से, आला कमान की तरफ से, कि हम एकजुट हैं? ये दर्शाना पड़ेगा, बार बार पड़ेगा प्रिया। सवाल ये उठता है कि ये जो लालू प्रसाद थे, उन्होंने कहा ईगो हटानी पड़ेगी। उसके बाद भी सब लोगों ने कहा, सबके जो तरीके हैं, उन्होंने कहा कि कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। तो बार बार जब एक दूसरे के साथ ये कहा जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जैसे आपने पहले भी कहा कि इसकी वजह होगी, तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये जो एक सोशल मीडिया कमेटी बनाई गई है, संचार कमेटी, ये यही वजह है, या फिर जो एक मीडिया कमेटी बनाई जा रही है जिससे प्रवक्ता होंगे। दरअसल क्या होता है कि प्रॉब्लम ये है कि नेशनल लेवल पे तो सब एकजुट हैं, लेकिन प्रदेश के लेवल पे एकजुट करना एक बड़ा सवाल है, वो भी खास तौर पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को। प्रदेश के लेवल पे अगर कोई तैयारी कर रहा है, लेकिन उसको उसकी पार्टी कहेगी कि नहीं, हमारे नेशनल गठबंधन के लिहाज से हमें इतनी सीट आपको देनी पड़ेगी, या इतनी सीट सपा को देनी पड़ेगी, या सपा ये कहे कि आप भले ही तैयारी कर रहे हो, हमें तो कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में जाना पड़ेगा। तो इस सारे प्रॉब्लम की जड़ है प्रदेश की इकाइयां और उनकी बयानबाजी। तो हो ये रहा है कि जो मीडिया के 7 से 8 प्रवक्ता इंडिया के रखे जाएंगे, उन्हीं के बयान को एक आधिकारिक बयान माना जाएगा, जिससे कन्फ्यूजन कम हो। मीडिया ये नहीं कहे कि कल तो ऐसा हो रहा था, परसों अशोक गहलोत ने ये कह दिया, छत्तीसगढ़ के सीएम ने ये कह दिया, गठबंधन तो कुछ और कहता है। तो एक तो उसकी मीडिया का रखा गया है। दूसरा कि दूसरी बड़ी बात है कि देखिए ये आसान नहीं होगा। बहुत सारी पार्टियों को, खास तौर पे जो पावरफुल है, उत्तर प्रदेश में सपा पावरफुल है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसको गठबंधन के तहत कांग्रेस को सीटें देनी होंगी। वैसे ही कांग्रेस को भी तय करना होगा कांग्रेस कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। पंजाब में उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दिल्ली में कौन कॉम्प्रोमाइज़ करता है? अरविंद केजरीवाल को। तो जब तक प्रदेश इकाइयों में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, तब तक नेशनल गठबंधन एकजुट नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात, क्योंकि आज की इस मीटिंग से अगर सिर्फ एक तस्वीर स्पष्ट हुई है, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर स्पष्ट हुई है। और अदिति जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी में जिन चेहरों को तरजीह दी गई है, गांधी परिवार उसमें नहीं है। इसके क्या मायने निकाले जाए और क्या संदेश देने की कोशिश है? बहुत ज़्यादा बड़े चेहरे भी नहीं हैं। देखिए, कमेटीज बनाने का एक उद्देश्य है कि सबका समावेश हो सके, कोई भी अछूता ना रहे, कोई किसी दिन बैठकर इस मलाल में ना रहे कि यार मेरा क्या रोल है, मेरी पार्टी का क्या रोल है। तो
कम से कम 5-6 कमेटियां होंगी जिसमें जितने भी गठबंधन के दल हैं वो शामिल हों। यानी कि जब डिसीजन मेकिंग होगी किसी ना किसी फॉर्मूले में, तो हर गठबंधन का दल कहीं ना कहीं कमेटी में होगा जिसका हस्तक्षेप उसमें हो सकता है कि ऐसा नहीं ऐसा। तो हर आदमी को इक्वल फील कराया जाए। यहाँ कोई मतलब राजा नहीं है, कोई वो नहीं है, सब बराबर हैं, सब कमेटी में शामिल हैं। इसीलिए शायद संयोजक का फैसला आज नहीं हुआ। संयोजक का फैसला होते ही ये समझ आ जाएगा कि ये पार्टी राजा है या ये प्रधानमंत्री का दावेदार है। तो वो कन्फ्यूजन को ना करने के लिए भी, और शायद खुद तय भी नहीं कर पाए। दूसरी बड़ी बात है कि राहुल गांधी जिस तरीके से कांग्रेस को भी वापस से रिजुविनेट करना चाहते थे जब उन्होंने पद से अपने इस्तीफा दिया, पूरी कांग्रेस 2 साल तक पच गई। मैंने अपने आंखों से देखा, इस्तीफे भी देखे, धरने भी देखे, रिक्वेस्ट भी देखी, आंखों से आंसू भी देखे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी देखी कि राहुल जी आप बन जाइए राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि तैयार नहीं है, राहुल गांधी अपने परिवारवाद के, गांधी परिवार को परिवारवाद के उस खांचे से बाहर निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी अगर गांधी परिवार या वो ज़्यादा एक्टिव दिखे तो बीजेपी के पास ये बड़ा हथियार होगा कि परिवारवाद, सब जगह गांधी है। तो शायद राहुल गांधी भले ही स्लोली लेकिन ये मैसेज देना चाहते हैं कि गांधी परिवार किसी भी हावी नहीं है, हम सब बराबर हैं, सबके व्यूज़, सबकी भावनाएं, सबके डिसीजन हमें स्वागत योग्य है और सब मिलकर फैसला ले रहे हैं। ये तो लालू प्रसाद यादव हैं जो बार बार ये हिंट देते हैं कि हमें राहुल को मजबूत करना है। अदिति जी, एक और सवाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमने 3 मीटिंग्स अभी तक देखी है। पटना में मीटिंग, हमने बेंगलुरु में मीटिंग देखी और ये मुंबई में मीटिंग। पटना में 16 दल थे, बेंगलुरु में 26 दल थे और इस मीटिंग में 28 दल थे। कितनी तब्दीली आपको लगी और आज के इस मीटिंग में टेक ऑफ क्या? क्योंकि हमने देखा कि भले ही 2 पार्टी और 26 से 28 हो गई हो, लेकिन जो एड ऑन हुआ है बहुत बड़ी पार्टियाँ नहीं है, महाराष्ट्र की छोटी 2 पार्टियाँ हैं। इसमें ये बहुत ही डेप्थ वाला क्वेश्चन है। आज की बैठक का अगर पूरी बैठक का किक ऑफ देखें तो लालू प्रसाद का ये कहना कि राहुल गांधी को मजबूती देनी है, अब इससे कितने दल सहमत हैं नहीं है ये पता नहीं। क्या अरविंद केजरीवाल सहमत हैं, ममता बनर्जी सहमत हैं, और भी तमाम लोग सहमत हैं या नहीं, लेकिन लालू प्रसाद ने पहली बार नहीं कई बार कहा कि राहुल गांधी को हमको बल देना है, यानी कि मोदी वर्सेस राहुल गांधी इस चुनाव को बनाना है। जाहिर तौर पे कांग्रेस एक बड़ा दल भी है इस सारे गठबंधन में, लेकिन होता क्या है कि जब जब भी गठबंधन की राजनीति होती आई है, ये तो सबको समझ में आ गया था कि मोदी के सामने कोई भी एक दल टिक सके ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही वजह थी कि एक दूसरे के जानी दुश्मन एक दूसरे के साथ आ गए। जहाँ पर उनको पता है, लालू प्रसाद ने कहा कि हम अपने हितों को कॉम्प्रोमाइज़ करके गठबंधन को बल देंगे। ये कहना, ये मानना, ये राहुल गांधी, ये खुद बिहार की राजनीति से आना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो पहला, ये जानते हैं कि बिना एकजुट हुए मोदी को नहीं हराया जा सकता। दूसरा, मोदी ने जो काम करके दिखा दिया, उनके सामने आपका भ्रष्टाचार, महंगाई का मुद्दा या अडानी का मुद्दा खड़ा करना कितना कारगर साबित हो पाएगा। तो पार्टी की एक चुनौती है कि हमारे पास आंकड़े ज़्यादा हों। बीजेपी ने भी कहा था कि हमारे पास 38 का आंकड़ा है, बढ़ता जाएगा। तो आंकड़े ज़्यादा होना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लोग हमारे ऊपर समर्थन दे रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हमें विश्वास कर रही हैं, तो जनता भी इवेंचुअली विश्वास करेगा। आंकड़ा होता है कि इतनी बड़े मात्रा में दल। और आज आपने एक और चीज़ देखी, एक ने अंग्रेजी में बात करी, एक ने हिंदी में बात करी, लालू जी ने अपने स्टाइल में बात करी, किसी ने साउथ इंडियन लैंग्वेज में बात करी। तो इससे ये भी दर्शाता है कि स्टेट्स मेक द नेशन, इससे ये भी दर्शाता है कि पूरे अलग अलग राज्य के अलग अलग नेता एक साथ आए हैं लोकतंत्र के तमाम चीज़ों के लिए। तो तस्वीर सिर्फ इतनी बदली कि अब इनको चीज़ें फास्ट करनी पड़ेंगी। एक बार और ये समझ आया कि हमारे बीच में बहुत कन्फ्यूजन है, इसको कैसे हमें बैठ के समझना होगा। एक बार और ये समझ आया कि हमें अपने हितों को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। तो जब जब भी आप मिलते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर होती है। लेकिन जहां आपके पास 8 महीने का समय था, अब शायद आपके पास 3 महीने से ज़्यादा का समय नहीं है। ये बात भी आज सबको समझ आई होगी और उसके लिहाज से अगर आपको नरेंद्र मोदी को अपने इससे बाहर करना है 2024 के जो भी चुनाव जब भी होंगे उससे, तो आपको अपने हितों को भूलकर एक साथ आना होगा जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ा पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं भी? तो ये एक बड़ी क्लैरिटी शायद सबको आई हो। कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसी में एक और सवाल जोड़ते हुए, क्योंकि आपने भी जिक्र किया और कल से भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, और उसके ठीक बाद ये मीटिंग कितनी कारगर साबित हुई इस लिहाज से? ये तो तय है कि
वन नेशन वन इलेक्शन की उन चर्चाओं के साथ जितनी भी खबरें थी दूसरी, वो बोनी हो गई। हाल ही में एक मर्डर की भी बात आई, तमाम ऐसे बातें आई जो सब बोनी हो गई। और फिर इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक जहाँ संयोजक अनाउंस होने थे, तमाम चीज़ें होनी थी, ये सारी बैठकें ढक गई, ये तो तय है। इन पे चर्चा, इनका फोकस ढक गया। इसके अलावा इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा होनी थी वो भी डिरेल होके इसी मुद्दे पर चर्चा हुई कि भाई हमें तैयार रहना होगा, 30 सितंबर की डेडलाइन देनी पड़ी, 2 अक्टूबर तक मैनिफेस्टो की डेडलाइन देनी पड़ी। ये तय था कि हम जल्दी करेंगे सब, लेकिन इतना जल्दी, तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो गठबंधन जहां एकजुट हो रहा है वो डर गया, डगमगा गया। तो ये बात तो तय है, लेकिन इसके बावजूद भी जो आज साझा बयान आए उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के आए, राहुल गांधी ने कहा कि किसी भी कीमत पे अब इंडिया के सामने, इस इतने बड़े गठबंधन के सामने एनडीए नहीं जीतेगा। तो ये जो आत्मविश्वास का प्रदर्शन हुआ, तो इसे कह सकते हैं कि ठीक है, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड के मामले में काफ़ी ज़्यादा कारगर ये बैठक नहीं मानी जा सकती। लेकिन एक दूसरे को इस बात का विश्वास दिलाना कि तुमने महाराष्ट्र में, मुंबई में बैठक बुलाई है, हम सब आ गए हैं, हम एकजुट हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं। शरद पवार को बिटवीन द लाइन्स ये कहना कि डरना मत, हम साथ हैं, अजीत पवार की तरफ इशारा करके, तो एक दूसरे को संबल देना, शायद इस लिहाज से वो प्रोग्रेसिव बैठक रही। लेकिन नतीजों के लिहाज से ये बैठक उतनी ज़्यादा कारगर नज़र नहीं आई, लेकिन इस सेल्फ कॉन्फिडेंस के क्या बीच में पैरेलली आपको एक पॉलिटिकल प्रेशर भी महसूस हुआ इन तमाम राजनीतिक दलों पर? क्योंकि एक तरीके से तो ऐसा लगा कि पूरा का पूरा एजेंडा बदल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा INDI इस गठबंधन की इस मीटिंग का एजेंडा बदल दिया। ये तो देखिए बीजेपी की खूबसूरती और स्ट्रैटेजी माहिर है। जब भी कुछ होता है उनको पता है कि उनको नैरेटिव किस पाथ पे लेकर आना है। इस बार भी यही हुआ। आपने देखा होगा कल बयानबाजी आ रही थी कि नहीं ये गलत है, बीजेपी डर गई है और ऐसा नहीं हो सकता और ये नहीं होगा, और वैसे तो संसद चलने नहीं देते, अब क्यों बुला रहे हैं। लेकिन सडनली सब कह रहे हैं कि ठीक है हम तैयार हैं। तो यानी एट द एंड ऑफ द डे नरेंद्र मोदी जो चाहते थे, 2 दिन नरेंद्र मोदी कह लें, बीजेपी कह लें, जो ये नैरेटिव सेट हुआ, 2 दिन उतनी कवरेज नहीं मिल पाई। आज उन्होंने मीडिया के लिए भी कहा कि मीडिया भी खुलकर नहीं कर पाता, मीडिया को भी ये महसूस कराने की कोशिश की कि आपको भी हमारे साथ होना होगा। तो तमाम इस कन्फ्यूजन के बीच जो चाहा था वो कहीं ना कहीं इंडिया को समझ आया कि हमारी बैठक का उतना उल्लेख मीडिया में नहीं हो पाया जो हम चाहते थे, और दूसरा मुद्दे से डिरेल खुद इंडिया की गठबंधन बैठक भी हुई। जी, क्योंकि आदित्य जी सबसे ज़्यादा जो चर्चा इस वक्त ये चल रही है कि INDIA सीट फॉर्मूला क्या होगा। सीट फॉर्मूले को लेकर बीच में ये भी बात कही गई कि रनर अप फॉर्मूला चल सकता है। 2019 में जिस पार्टी ने जहां से जीत हासिल की थी उसको वहां से मौका मिल जाए, जो दूसरे नंबर पर था उसको वहां से मौका मिल जाए। लेकिन कहना और करना, क्या उसमें चुनौतियां आ सकती हैं दलों के सामने? एक ही फॉर्मूला तय हो रहा है, विनेबिलिटी। जो पार्टी का जो उम्मीदवार जहां से जिताऊ है वहां दे दिया जाए। अब एक सवाल है, जैसे कटिहार बिहार का एक जगह है जहां से तारिक अनवर, वहाँ से RLD के भी सांसद हैं। अब यहाँ पर कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज़ करेगी या RLD? क्या RLD तैयार है? इसीलिए मैं फिर कह रही हूँ, आज जो प्रस्ताव पारित हुआ उसमें ये कहा गया कि जहाँ तक संभव है वहाँ तक हम एकजुट होकर लोकसभा में चुनाव में साथ में उतरने के संकल्प लेते हैं। तो ये जहाँ तक संभव है बहुत ही डेंजरस लाइन है, लेकिन फिर भी जो बेसिक आइडिया है विनेबिलिटी का है कि जो जहां से जिताऊ है वो वहां से उतरे। यहाँ तक कि शायद गांधी परिवार इसके लिए भी तैयार है कि स्मृति ईरानी के सामने अमेठी में अगर कोई और उम्मीदवार जीत सकता है या उस कंपटीशन में है तो उतारा जाए, क्योंकि स्मृति ईरानी कई बार चैलेंज कर चुकी है कि आओ अमेठी वापस। पर इतनी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि अगर रायबरेली से कोई जीत सकता है, सोनिया गांधी जीत सकती है, हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे ऐसा सुनने में आया है, तो गांधी परिवार से कोई उतरेगा या कोई और जो जीत सकता है जो सीट को बीजेपी से। अंडरस्टैंडिंग सभी दलों में आपको नजर आती है? इसीलिए राहुल गांधी ने एक बात कही कि मतभेद बहुत है लेकिन हम सॉल्व कर लेंगे। और जहां तक आपने एक सवाल किया कि वन नेशन वन जो इलेक्शन की बात है, अब ये कागजों में अभी जो नोटिफिकेशन जारी होना है उसमें एक टाइमलाइन दी जाती है कि कमेटी को 90 दिन में, 60 दिन में, 30 दिन में, 15 दिन में एक रिपोर्ट सौंपनी है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। अब ये देखना होगा कि सरकार इसको किस तरह से चाहती है, इस पर चर्चा क्या चाहती है, क्योंकि एक बात और निकल कर आ रही है कि कोई इस तरह का बिल कि जो 2024 में जिन जिन के चुनाव होने हैं
उससे पहले के राज्य, उसके बाद के राज्य, यानी कि 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर उनका सबका एक साथ हो जाए, जिसमें लगभग 12 से 15 राज्य आ रहे हैं। अभी के 5 राज्य तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाले राज्य हो गए, फिर लोकसभा का चुनाव हो गए, फिर हरियाणा का चुनाव हो गया, आंध्रा का चुनाव हो गया, उड़ीसा का चुनाव हो गया। ऐसे वो तमाम राज्य जो और दिल्ली का चुनाव है जो 2024 के आसपास हो रहे हैं, 2023 के अंत में हो रहे हैं, तो उन 15 राज्यों का चुनाव एक साथ करा दिया जाए, ऐसी भी बात निकल कर आ रही है। लेकिन इस खबर से सारे दल हैं वो ज़रूर डगमगा गए हैं और उनकी तैयारी कितनी है वो अब ये देखने लगे हैं। और जो सवाल था कि विनेबिलिटी, इतने शॉर्ट टाइम में विनेबिलिटी एक क्राइटेरिया है और खुद की ईगो कम करके, खुद का हित कम करके चुनाव में उतरना एक साथ ही एक क्राइटेरिया बचता है।